हवा की एक लहर ने राजलक्ष्मी के साड़ी के पल्लू को उनके जिस्म से अलग कर दिया। राजलक्ष्मी जी का बदन मेरी भूखी नजरों के सामने बेपर्दा होने लगा। उस रात सास और दामाद ने मिलकर मर्यादा को ताक पर रखकर हर रिश्तों की बलि चढ़ा दी। उस कमरे की चौखट पर संस्कार ने दम तोड़ दिया और रात भर जिस्मों का मिलन होता रहा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों और दवाइयों की गंध से दूर मैं अपने ससुराल के उस पुराने लेकिन आलीशान घर में खामोश बैठा था। मेरी पत्नी कोमल अस्पताल में अपनी बीमारी से जूझ रही थी और मैं उसकी सेवा के लिए यहाँ रुका था। घर में सन्नाटा था, जिसे सिर्फ बाहर हो रही बूंदाबांदी और झींगुरों की आवाज़ तोड़ रही थी। मेरी सास राजलक्ष्मी जी उम्र के उस पड़ाव पर थीं जहाँ उनकी खूबसूरती में एक ठहराव और गरिमा थी। कोमल के अस्पताल जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उन पर थी। उन्होंने मेरे लिए रात का खाना लगाया और बड़े प्यार से परोसा। बेटा, कोमल ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, थोड़ा खाना खा लो। उनकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। खाना खाते वक्त मेरी नज़रें बार बार उन पर जा रही थीं। साड़ी के पल्लू को संभालते हुए जब वो मेरे करीब आती तो उनके बदन से आती चमेली के तेल और इत्र की खुशबू मेरी धड़कनें बढ़ा देती। रात गहराती गई। उमस इतनी थी कि कमरे में रुकना मुश्किल था। आधी रात को प्यास लगी तो मैं रसोई की ओर बढ़ा। तभी अचानक बिजली गुल हो गई। अंधेरे में हाथ पांव मारते हुए मेरा हाथ किसी के नर्म वजूद से टकराया। वो राजलक्ष्मी जी थीं। अरे अभिषेक, तुम यहाँ? उनकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। अंधेरे और उस उमस ने मेरे दिमाग पर पर्दा डाल दिया। मैंने गलती से उनका हाथ पकड़ने के बजाय उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया। उन्होंने हल्का सा विरोध किया। अभिषेक, ये क्या कर रहे हो? कोमल अस्पताल में है। पर उनकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी। उस रात ससुराल की उस रसोई के अंधेरे में दामाद और सास के बीच का वो पवित्र रिश्ता एक ऐसी चिंगारी में बदल गया जिसने मर्यादा की पहली दीवार को गिरा दिया। राजलक्ष्मी जी और मैं अब एक ऐसे रोमांच में उलझ गए जहां से हम दोनों चाहकर भी निकल नहीं पा रहे थे। संस्कारों की वो चादर जिसे सालों से सहेज कर रखा गया था, उस रात वहशीपन की आंच में जलकर राख हो गई। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। रसोई की उस उमस भरी रात के अगले ही दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। दोपहर के वक्त घर की घंटी बजी और मेरे दोनों साले विकास और आकाश अपनी पत्नियों पायल और रीना के साथ शहर से वापस आ गए। उनके आने से घर की खामोशी शोर में बदल गई, लेकिन उस शोर के पीछे एक अजीब सी चुप्पी थी जो मुझे साफ महसूस हो रही थी। पायल और रीना दोनों ही अपनी खूबसूरती और अंदाज में राजलक्ष्मी जी से कम नहीं थीं। विकास और आकाश अपनी बहन कोमल की बीमारी को लेकर दुखी होने का नाटक तो कर रहे थे, पर उनकी आंखों में वो गम कहीं नजर नहीं आ रहा था। दोपहर के खाने की मेज पर जब हम सब साथ बैठे तो पायल भाभी की नजरों ने मुझे वैसे ही देखा जैसे कल रात राजलक्ष्मी जी ने देखा था। जीजा जी, आप कोमल की फिक्र मत कीजिए, हम सब आ गए हैं ना? पायल भाभी ने पानी का गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। उनका पल्लू कंधे से थोड़ा सरका हुआ था और उनकी आंखों में एक ऐसा आमंत्रण था जिसे पहचानना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। शाम होते होते घर का नजारा और भी गहराने लगा। राजलक्ष्मी जी, जो अब तक मेरी सास थीं, अब मेरी राजदार बन चुकी थीं। उन्होंने ही मुझे इशारों में बताया कि इस घर की दीवारें बहुत कुछ जानती हैं। रात के खाने के बाद जब सब अपने कमरों में जाने की तैयारी कर रहे थे तो आकाश ने मुझे अपने कमरे में एक ड्रिंक के लिए बुलाया। वहां विकास, आकाश और उनकी दोनों पत्नियां पहले से मौजूद थीं। माहौल में एक अजीब सा खुलापन था। कमरे के भीतर शराब की तीखी गंध और महंगे इत्र का मेल एक ऐसा नशा पैदा कर रहा था जिसमें विवेक घुटने टेक चुका था। विकास, आकाश और उनकी दोनों पत्नियां पायल और रीना वहां पहले से ही उस उत्सव की तैयारी में बैठे थे। विकास ने हाथ में पकड़ा गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें साजिश और आमंत्रण दोनों घुले थे। उसने बड़ी बेबाकी से कहा, जीजा जी, कोमल अस्पताल में है तो क्या हुआ? आखिर हम सब एक ही तो खून हैं, एक ही परिवार हैं। यहाँ कोई पराया नहीं है और न ही यहाँ की बातें इस चौखट के बाहर जानी है। विकास के इन शब्दों ने जैसे मर्यादा की आखिरी जंजीर को भी काट दिया। मेरी फटी आंखों के सामने वो मंजर शुरू हुआ जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। सगे भाइयों ने अपनी ही पत्नियों को एक दूसरे के हवाले कर दिया। आकाश और विकास अपनी जीवन संगिनियों को किसी वस्तु की तरह अदल बदल कर मर्यादा की हर दीवार को रौंदने लगे। पायल और रीना के चेहरों पर न कोई शर्म थी, न कोई झिझक। वे दोनों भी इस अदला बदली के खेल में पूरी तरह ढल चुकी थीं। मेरे सामने रिश्तों का वो पावन ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। भाई अपनी भाभी के साथ और देवर अपनी भाभी के साथ उस दहलीज को पार कर रहे थे जिसे समाज ने सदियों से पवित्र माना था। वो नज़ारा मेरे दिमाग की नसों को फाड़ रहा था। मेरी सोचने समझने की शक्ति उस वहशीपन के आगे दम तोड़ रही थी।
जिस कमरे को सुरक्षा और भरोसे का ठिकाना होना चाहिए था, वो उस रात एक ऐसे अखाड़े में बदल चुका था जहां नैतिकता की लाश पर हवस का नंगा नाच हो रहा था। मेरी आंखों के सामने सगे रिश्तों का वो वीभत्स और रोमांचक पतन मुझे पागलपन की कगार पर धकेल रहा था। विकास और आकाश अपनी ही पत्नियों को मेरी नजरों के सामने छोड़कर खुद राजलक्ष्मी जी के कमरे की ओर बढ़ गए। पायल और रीना ने मेरी ओर देखकर एक ऐसी मुस्कान दी जिसने ये साफ कर दिया कि इस घर में हवस का ये खेल नया नहीं है। राजलक्ष्मी जी ने जो बीज बोया था, अब उसकी फसल पायल और रीना के रूप में मेरे सामने थी। रिश्तों का वो जाल अब मुझे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। एक तरफ मेरी पत्नी मौत से लड़ रही थी और दूसरी तरफ उसका पूरा मायका मुझे एक सामूहिक पतन की ओर खींच रहा था। जिंदगी के अनकहे पन्नों को हमारे साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उस कमरे में पसरी हवस की महक और रिश्तों के टूटने की गूंज ने मेरे भीतर के बचे खुचे संयम को भी राख कर दिया था। रीना और पायल की मखमली नजरों और उनके जिस्म से उठती उस मादक तड़प ने मुझे अपनी ओर ऐसे खींचा जैसे कोई पतंगा आग की ओर खिंचा चला जाता है। मैंने अपनी बीमार पत्नी की यादों को जहन के किसी अंधेरे कोने में दफन कर दिया और उस सामूहिक पतन का हिस्सा बन गया। रीना और पायल के साथ मैंने मर्यादा की हर उस दीवार को अपने हाथों से ढहा दिया जिसे समाज ने सदियों से सींचा था। साले और जीजा के पवित्र रिश्ते का वो नकाब उतर चुका था और अब हम सिर्फ प्यासे जिस्म थे। उन दोनों के साथ बिताया वो हर लम्हा नैतिकता के कफन पर हवस की एक नई इबारत लिख रहा था। मैंने उस रात वहशीपन की उन गहराइयों को छुआ जहां पहुंचकर इंसान और जानवर का फर्क मिट जाता है। वो अनुभव किसी नशे की तरह मेरे रोम रोम में बस गया था। उन दोनों की बाहों में मैंने उस परम सुख का अनुभव किया जिसकी कल्पना तक करना एक पाप था। रूह भले ही कांप रही थी पर जिस्म उस गुनहगार आनंद में डूब चुका था। मर्यादा ने उस कमरे की चौखट पर दम तोड़ दिया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही कोमल की छोटी बहन मेरी साली तनीषा अपने पति नितिन के साथ घर पहुंची। तनीषा की मासूमियत और कोमल के प्रति उसकी चिंता देखकर एक पल के लिए मेरे मन में ग्लानि जगी, पर वो बस एक पल के लिए थी। इस घर की हवा में ही कुछ ऐसा था जो इंसान की अच्छाई को निगल रहा था। शाम होते ही उमस एक बार फिर अपने चरम पर थी। घर के सभी पुरुष और महिलाएं बैठक में इकट्ठा हुए। नितिन, जो पहले बहुत शांत दिख रहा था, शराब के चंद घूंटों के बाद पूरी तरह बदल गया। उसे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सास और दोनों साले इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। तनीषा ने जब देखा कि उसकी माँ राजलक्ष्मी जी और उसकी दोनों भाभियां पायल और रीना मुझे घेर कर बैठी हैं, तो उसकी आंखों में पहले हैरानी थी, फिर धीरे धीरे वही प्यास नजर आने लगी जो उस घर के हर सदस्य की आंखों में थी। नितिन ने जब अपनी पत्नी तनीषा को मेरे और विकास के साथ हंसी ठिठोली करते देखा तो उसने विरोध करने के बजाय इस सामूहिक उत्सव में शामिल होना ही बेहतर समझा। रात गहराते ही मर्यादा की आखिरी दीवार भी ढह गई। ड्राइंग रूम का वो बड़ा सा हॉल एक ऐसे रंगमंच में बदल गया जहां रिश्तों के सारे नाम मिट चुके थे। एक तरफ कोमल अस्पताल में अकेली मौत से लड़ रही थी और दूसरी तरफ उसका पूरा मायका, उसकी माँ, उसके दोनों भाई, उसकी बहन और उनके जीवन साथी सब मिलकर एक ऐसा सामूहिक खेल खेल रहे थे जहां नैतिकता की कोई जगह नहीं थी। नितिन अब राजलक्ष्मी जी और रीना भाभी के साथ मशगूल था, जबकि तनीषा और पायल भाभी ने मुझे अपने घेरे में ले लिया था। वो घर अब एक परिवार का निवास नहीं बल्कि हवस का वो अखाड़ा बन चुका था जहां हर रिश्ता अपनी बलि चढ़ा चुका था। हंसी, सिसकियों और टकराते गिलासों के शोर में कोमल की बीमारी की फिक्र कहीं बहुत पीछे छूट गई थी। हम सब उस दलदल में इतना गहरे उतर चुके थे कि सुबह का उजाला हमें अब डरा रहा था। तभी फोन की घंटी बजते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। नितिन, जो राजलक्ष्मी जी के साथ मशगूल था, हड़बड़ाकर दूर हटा। मैंने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ डॉक्टर की आवाज थी, मिस्टर अभिषेक, आपकी पत्नी कोमल को होश आ गया है। वो खतरे से बाहर है और लगातार आपका नाम ले रही है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। एक तरफ मेरी पत्नी मौत को मात देकर मुझे पुकार रही थी और दूसरी तरफ मैं उसके ही परिवार के साथ मर्यादा की सारी हदें जला चुका था। मैंने मुड़कर देखा, हॉल में बिखरी हुई शराब की बोतलें, अस्त व्यस्त कपड़े और मेरे ससुराल वालों के चेहरे जिन पर अब पछतावे के बजाय पकड़े जाने का डर साफ दिख रहा था। कोमल ठीक हो गई? राजलक्ष्मी जी ने अपनी साड़ी संभालते हुए पूछा। उनकी आवाज में ममता नहीं बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट थी। तनीषा और नितिन ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर भाग गए। पायल और रीना भाभियों ने भी नजरें चुरा लीं। कल तक जो सामूहिक उत्सव हमें सुख दे रहा था, अब वो एक भयानक बोझ बन चुका था। अगले दिन जब मैं कोमल को लेने अस्पताल पहुंचा तो उसने कमजोर हाथों से मेरा हाथ थामा। अभिषेक, मुझे पता था कि आप घर पर मेरे लिए दुआ कर रहे होंगे। माँ और भाइयों ने आपका बहुत ख्याल रखा होगा ना? उसकी मासूमियत भरे सवाल ने मेरे सीने में खंजर की तरह काम किया। मैं उसे क्या बताता कि जिस घर को वो संस्कारों का मंदिर समझती थी, वहां उसके अपनों ने ही उसके पति को एक वहशी दरिंदा बना दिया था। हम घर लौटे
पर अब वो घर पहले जैसा नहीं था। राजलक्ष्मी जी की मेहमान नवाजी में अब एक ठंडापन था। साले और भाभियां अब मेरी आंखों में आंखें डालने से कतराते थे। कोमल के सामने हम सब आदर्श परिवार होने का ढोंग तो कर रहे थे, पर हकीकत में हम सब एक दूसरे की नजरों में गिर चुके थे। अभिषेक का वो लालच शांत तो हो गया था, पर उसने पीछे जो तबाही छोड़ी थी, उसने कोमल के भरोसे और ससुराल की उस पवित्रता को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अस्पताल से लौटी कोमल तो बच गई, पर उस घर के सारे रिश्ते उस उमस भरी रात की भेंट चढ़ चुके थे।